नमस्कार, दोपहर के 3 बजने वाले हैं और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां रोहतास बिल्डर्स के मालिक पीयूष रस्तोगी, पंकज रस्तोगी, परेश रस्तोगी के घर की कुर्की की कार्रवाई हुई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने ये कार्रवाई की है। तो रोहतास ग्रुप पर 50 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। जब वो अदालत में पेश नहीं हुए तो उसके बाद कुर्की की कार्रवाई हुई है। और ये तस्वीरें भी आपको नजर आ रही है रोहतास बिल्डर और जिसके मालिकों ने धोखाधड़ी की, जो निवेशक थे उनके साथ, और 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं जिन पर एक कार्रवाई हुई है। ऋषभ बड़ी त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ऋषभ, जरा बताइए इनका इतिहास धोखाधड़ी का और किस तरह से अब कार्रवाई हुई है। प्रीति, देखिए, रोहतास यहाँ के नामचीन बिल्डर्स हैं, उनके कई प्रोजेक्ट लखनऊ में हैं, लेकिन इन्हीं प्रोजेक्ट के साथ ही इनकी जालसाजी धोखाधड़ी की कहानी भी जुड़ी हुई है। कई निवेशकों ने ये आरोप इनके ऊपर लगाया है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं ये बता के कि हम आपको फ्लैट दे रहे हैं, लेकिन वो फ्लैट कई जगह इन्होंने खुद ही बैंक में जो मॉर्गेज थे फ्लैट, वो इन्होंने कुछ लोगों को बेचे थे। तो उसमें जो इन्होंने फोर्जरी की थी, जालसाजी की थी, उससे रिलेटेड करीब 50 मुकदमे लखनऊ में ही दर्ज हैं, अलग अलग थानों में, जिसमें हजरतगंज है, गोमती नगर है, गोमती नगर विस्तार, विभूतिगंज, कई थानों में इस ग्रुप के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। ये तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं बीते काफी समय से। लखनऊ पुलिस इस केस को पूरी मजबूती के साथ कोर्ट में परसू कर रही है, जिसके बाद इनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। इनके घर का सामान कुर्क किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषभ जानकारी के लिए। तो ऐसे बिल्डर जिन्होंने निवेशकों के साथ धोखा किया है, लखनऊ में लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने इंडस टाउन प्लानर, शिप्रा बिल्डर और तुलसियानी बिल्डर की टाउनशिप निरस्त करने का फैसला किया है। तो 2018-19 में डीपीआर स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो एक फीस बिल्डर को जमा करनी होती है उसने अभी तक जमा नहीं की है। इन कंपनियों के साथ रोहतास बिल्डर की इंडस टाउन प्लानर कंपनी का लाइसेंस भी रद्द होगा। तो अब जो धोखाधड़ी करेंगे निवेशकों के साथ, बड़ी कार्रवाई लखनऊ में हो रही है। और बड़ी खबर है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। तो राज्य में तय समय पर पंचायत चुनाव होंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी सरकार जो समय निश्चित हुआ है उसी में चुनाव करवा लेगी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो वक्त दिया है उसके अंदर चुनाव होंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल कहा था कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाए और 15 मई तक तीनों स्तरों पर चुनाव करवा लिए जाएं। कोर्ट ने कहा था कि 30 अप्रैल तक प्रधानी चुनाव, जबकि 15 मई तक जिला पंचायत का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। सरकार अधिकारियों के बदौलत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पंचायत चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, सरकार ने न पंचायतों में कोई काम किया। अभी तक 4 साल केवल माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। अब 4 साल बीतने के बाद भी जश्न मनाना चाहते थे, इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं करा रहे थे। निश्चित रूप से जो हाई कोर्ट ने कहा है, हम समय सीमा के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी अपेक्षा है हाई कोर्ट की। और अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन लोगों को जवाब दिया जो किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो उसकी कमियां तो बताएं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो सरकार किसानों के खिलाफ काम करेगी वो चल नहीं पाएगी। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने
किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की। और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। और कृषि आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने किसानों के लिए एक और अच्छी पहल की है। राज्य के 9 जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसके जरिए फूड प्रोसेसिंग सिस्टम से किसानों को जोड़ा जाएगा। यूपी के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसी मामले पर हमारे सहयोगी से बातचीत की है, तो सुनिए कि किस तरह से योजना किसानों को लाभ देगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यूपी के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सर, ये फॉर्मेट कैसे लागू करेंगे आप और किस तरीके से किसानों की आय दोगुनी होगी इससे? नहीं, देखिए, पहले तो फॉर्मेट लागू नहीं करना है, लागू कर चुका हूँ। यहाँ पर 9 जिलों के अंदर 9 जनपद में हम लोगों ने किसानों के लिए 90 करोड़ ओडीओपी के तहत और 15 करोड़ स्फूर्ति के तहत और 35 करोड़ और पाइपलाइन में है, तो सब मिला के मैं कहूँगा तो 14 जनपदों में हम लोगों ने उनकी स्कीम लागू कर दी है। उनको वहाँ पर जो मशीनें भी होती हैं फूड प्रोसेसिंग की या अन्य जो उनकी हैं, उसको हम लोगों ने उनको देना भी शुरू कर दिया है। तो वो जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है और जो हम लोग स्फूर्ति के तहत क्लस्टर बना रहे हैं, वो दोनों पे कार्य चल रहा है। और ये पिछले 10 महीने में हम लोगों ने किया है, जब ये कोविड चल रहा था, तो उसके तहत ही ये किया गया है। पंजाब सरकार ने उसके राज्य की रूपनगर जेल में बंद विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को फिलहाल यूपी सरकार को सौंपने से साफ इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार ने इसको लेकर बाकायदा हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर पंजाब सरकार ने अंसारी को यूपी सरकार की हिरासत में देने से इनकार किया और इसका कारण अंसारी की सेहत को बताया है। तो पंजाब में अंसारी को हिरासत में रखे जाने को यूपी अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन का दावा नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगा। और इन सब के बीच कृष्णानंद राय, जिसकी हत्या का आरोप है, उनकी पत्नी ने प्रियंका गांधी को भी कई बार ट्वीट किया है, पत्र लिखा है कि आखिर उनकी पार्टी की सरकार इस तरह कैसे एक माफिया को अपने पास रख सकती है। स्पष्ट हो गई और कांग्रेस की स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कोई भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और कोर्ट के माध्यम से जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के साथ साथ अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज जैसे पंजाब में हो सकता है वैसे उत्तर प्रदेश की जेलों में भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बचा रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार बचा रही है। आगे बढ़ेंगे इस मामले पर कांग्रेस और एसपी की प्रतिक्रिया क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कह चुकी है कि हम अपराधियों के साथ नहीं हैं, और सवाल उठता है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों के मुकदमे वापस ले रही हो, वो आज किस मुंह से बात करती है पंजाब सरकार की या अन्य राज्यों की जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। सुप्रीम कोर्ट पे मामला विचाराधीन है। न्यायालय पर तो भरोसा रखिए, जो न्यायालय करेगा, मेडिकल बोर्ड तय करेगा या कांग्रेस पार्टी तय करेगी।
उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है। यहाँ पे अपराधी बेखौफ है, बेलगाम है। चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। यहाँ तो अपराधी इतने बेखौफ हैं कि सीओ एसडीएम के सामने ही व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर देते हैं। कानपुर में देखने को मिला कि दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है, पुलिस प्रशासन देखती रह जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि अपराधियों पे कार्रवाई तो नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, लेकिन उस पे मार्केटिंग इवेंट जरूर करना चाह रही है। ये उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात है। और लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में खराब स्वास्थ्य के चलते शूटर गिरधारी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। प्रोडक्शन वारंट पर गिरधारी को नई दिल्ली से लखनऊ लाने की तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर गिरधारी की तबीयत खराब हो गई। नई दिल्ली से वो लखनऊ नहीं आ पाया। तो 6 जनवरी को विभूति खंड में अजीत सिंह की हत्या हुई थी। शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर पर अजीत की हत्या का मुकदमा दर्ज है। विधान परिषद में आज नवनिर्वाचित बीजेपी एमएलसी का शपथ ग्रहण हुआ। AK शर्मा, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव समेत बीजेपी के 9 एमएलसी ने शपथ ग्रहण की। हालांकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजेंद्र चौधरी व्यक्तिगत वजह से आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। तो विधान परिषद के सभापति और एसपी एमएलसी अहमद सहन पहले शपथ ले चुके हैं। देखिए, संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं कि व्यक्ति जब निर्वाचित होता है तो ईश्वर के समक्ष से विधि और विधान का पालन करने की शपथ लेनी होती है। आज माननीय सभापति जी ने यहाँ पर शपथ ग्रहण कराया है। हम सभी लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने शपथ लिया है। बीएचयू में एसबीए के छात्र धरने पर बैठ गए हैं। वीसी ऑफिस के बाहर छात्र अपनी मांग मनवाने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोरोना काल से ही यूनिवर्सिटी बंद है, क्लासेस नहीं चल रही, जिससे उनकी पढ़ाई का खासा नुकसान हुआ है। और हॉस्टल में जो फैसिलिटी मिलती थी उसे भी अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने बंद कर दिया है। तो ऑनलाइन क्लासेस हो तो रही हैं, लेकिन उनके किसी काम की नहीं है, इसलिए अब कैंपस में क्लासेस शुरू होनी चाहिए। क्योंकि बीएचयू कैंपस जो है इतने दिनों से बंद पड़ा है, जब सारी चीज़ें खुल गई हैं। हमारी मांगे ये देख सकते हैं आप, हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं। ये मांग वीसी साहब के सामने रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं कैमरे के सामने। बीएचयू मालवीय जी का देन ऐसा है कि भीख और बहुत सराहनीय कार्य द्वारा कैसे कैसे पैदल चलकर इतनी बड़ा साम्राज्य एक खड़ा किए हैं। उसके बाद यहाँ सर वीसी द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इतना अन्याय किया जा रहा है कि MBA जैसा कोर्स गूगल मीट पे हो रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण मुख्यालय में समस्याओं को लेकर लखनऊ तक दौड़ने वाले फरियादियों की भागदौड़ को खत्म करने के लिए पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। कंप्लेंट पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप के जरिए अब फरियादी घर बैठे अपनी समस्याएं इन लोगों तक पहुंचा सकेंगे जो उन समस्याओं को सुधारने के लिए जिम्मेदार हैं। जनता दर्शन मोबाइल ऐप आज इसकी लॉन्चिंग का कार्यक्रम है और जल्द ही इसके माध्यम से हम जनता दर्शन का कार्यक्रम शुरू करने का मैं प्रयास करूंगा कि सोमवार को जो जनता दर्शन का दिन होता है उस दिन जनता दर्शन कार्यक्रम के साथ साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से जनता दर्शन जो नहीं आ सकते और उनकी समस्या है वो बताना चाहते हैं और हम उनकी समस्या सुनकर के सरकार के माध्यम से समाधान कर सकते हैं, उसका समाधान करें। जी। और यूपी के माननीयों को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब इसके लिए उन्हें आईपैड खरीदना होगा। सरकार ने तय किया है कि सभी विधायकों को एक आईपैड खरीदने के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि टैब सरकार नहीं खरीदेगी बल्कि विधायक खुद टैब खरीदेंगे, लेकिन 50,000 की सब्सिडी सरकार की तरफ से उन्हें दी जाएगी। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो यूपी विधानसभा को हाईटेक और डिजिटल करने के लिए सरकार की पहल है। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटली एजुकेट किया जाए, इसके लिए अब उन्हें आईपैड खरीदने होंगे। विधायकों को भी जब लैपटॉप मिल जाएगा तो उनको भी सहूलियत मिलेगी, उनको भी जो बजट है या अन्य चीज़ें जो योजनाएं होती हैं उसका लाभ सीधा का सीधा उनको आईपैड के ऊपर उनको मिल जाएगा ईमेल के माध्यम से। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्दी। तो कल किसानों ने देशव्यापी मार्च का ऐलान किया है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए या फिर 26 जनवरी के दिन की घटना को देखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार पड़ोसी राज्य जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क में है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स जो हैं वहां पर ज्यादा सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता और क्राइम ब्रांच के डीसीपी हमारे साथ में हैं चिन्मय विस्वाल जी।
सर, मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से आप लोग सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज़्यादा कड़ा किए हैं। जहां पर भी प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या में इस तरह से तादाद में जो जुटे हुए हैं, उसके आसपास हमने जो उपद्रवियों को दिल्ली के अंदर ना आने देने के लिए वहां पे कड़ी सुरक्षा का व्यवस्था हमने किया हुआ है। बैरिकेडिंग और कई लेयर्स के करके उनको रोकने का तमाम व्यवस्था वहाँ पे मौजूद है। साथ में ये जो चक्का जाम का जो कॉल है पूरे देशव्यापी करने का इस तरह से हमारे पास जो सूचना मिली है, और किसानों की मौजूदगी हमारे पड़ोसी राज्यों में भी है, तो हम लोग अपने पड़ोसी राज्यों के पुलिस बलों के साथ समन्वय में है, कोऑर्डिनेट करके हम व्यवस्था किए हुए हैं। लगातार इसके स्थिति के ऊपर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, और जब भी इस तरह से चक्का जाम या बंद पूरे देश में होता है, जो पुलिस फोर्स उनकी तैनाती सेंसिटिव पॉइंट्स पर और बॉर्डर्स पर रहेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा।